अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में मुमकिन तोसी और आला अदलिया के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे से मुतालिक हुकूमत की मुजव्वदा आईनी तरमीम की कोशिश खटाई में पड़ गई है, क्योंकि इस मुतालिक हुकूमत को यक के बाद दीगरे कई धचके लगे हैं। हुकूमत की हिकमत अमली पर बज़ाहिर सबसे कलीदी डेंट सुप्रीम कोर्ट के उन 8 जजेस की जानिब से सामने आया है जिन्होंने मखसूस नशीतों से मुतालिक अक्सरियती फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी बरतरी बहाल किए जाने का हुक्म दिया था, लेकिन फैसले पर अमल दरामद के बजाय इलेक्शन कमीशन ने बतौर ताखीरी हर बार इस फैसले को इबहाम से भरपूर करार देते हुए मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने से राह फरार इख्तियार कर रखी थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस इबहाम को भी दूर करते हुए एक वजाहती नोट जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर वजाहत जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला देने वाले जजों ने वजाहत में कहा है कि 12 जुलाई के फैसले में कोई इबहाम नहीं। 12 जुलाई का शॉर्ट ऑर्डर बहुत वाज़ेह है और इलेक्शन कमीशन ने इस हुक्म को गैर जरूरी तौर पर पेचीदा बनाया है। वजाहती बयान में हुक्म दिया गया है कि फैसले पर अमल दरामद न करने के संगीन नताइज होंगे। वजाहत में कहा गया है कि बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई और उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल तस्लीम किया जा चुका। वजाहती बयान के मुताबिक हासिल करदा नशिस्त फौरन उस सियासी जमात की हासिल करदा नशिस्त तस्वुर की जाएगी। कोई बात का अमल उस वक्त के मुतल्लिका तारीखों पर होने वाले मुआहदे तब्दील नहीं कर सकता। तयशुदा हैसियत के मुताबिक एक कामयाब उम्मीदवार पीटीआई के उम्मीदवार थे। जजेस ने वजाहत की कि वाज़ेह मामला पेचीदा बनाने और इबहाम पैदा करने की कोशिश मुस्तरद की जाती है। कमीशन के जरिए जारी फहरिस्त महज इंतजामी अमल है। मकसद तमाम मुतल्लिका अफराद को मालूमात और सहूलियात फराहम करना है। कानूनी तौर पर पाबंद जिम्मेदारी पूरी करने में नाकामी और इनकार के नताइज हो सकते हैं, लिहाजा इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी फौरी पूरी करे। आईनी पैकेज की आमद से कबल सुप्रीम कोर्ट का यह वजाहती बयान जितना अहम है उसकी टाइमिंग और भी अहम है, क्योंकि इस वजाहत ने हुकूमत की वो तमाम उम्मीदें तोड़ दी हैं जो 2/3 अक्सरियत हासिल करके मुजव्वजा आईनी तरमीम की मंजूरी की सूरत में लगाई गई थी। और इस 2/3 अक्सरियत के लिए हुकूमत का तकिया तहरीक इंसाफ के भी उन अरकान पर था जो मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद न होने के बायस आजाद हैसियत रखते थे, और उनके मुतालिक इन खदशात का इजहार भी किया जा रहा था कि हुकूमत इन अरकान को तोड़ने के हरबे आजमा रही है। आप हमें यह भी नहीं बताएंगे कि वो कानून क्या है जो आप ला रहे हैं, जिसमें कि आप पूरे एक इस वक्त जो हुकूमती अरकान हैं वो लगे हुए हैं लोगों को इकट्ठा करने में, लोगों को तोड़ने में, लोगों को मरोड़ने में। तो फिर ये तो मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं हुआ, ये तो फिर आप किसी खास वजूहात की वजह से कर रहे हैं, किसी मुल्क की नहीं बल्कि एक खास तबके की मफादात की आप बात कर रहे हैं। तहम अब सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने पीटीआई के 41 अरकान के नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर दिया है। बैरिस्टर गौहर के बकौल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मिन्नो अन अमल दरामद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चेयरमैन डिक्लेयर कर दिया है। दूसरी जानिब इस मुजव्वजा आईनी तरमीम से मुतालिक जहां हुकूमत को नंबर गेम का संगीन चैलेंज दरपेश है, वहां अपोजिशन जमातों और वकला बरादरी की मुजाहमत भी बढ़ती जा रही है। इस मुतालिक आज पीटीआई के बानी ने अपने बयान में कहा है कि तरमीम जिस तरह से लाई जा रही है, अगर ये समझते हैं कि हम चुप करके बैठ जाएंगे तो उनकी भूल है। जो भी होगा उसके जिम्मेदार ये होंगे। पार्टी को कह रहा हूं कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें। अडियाला जेल में बात करते हुए उन्होंने कहा कि काजी फायज ईसा को लाने के लिए सर तोड़ कोशिश की जा रही है। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और इंतखाबी फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। नई आईनी तरमीम काजी फायज ईसा को लाने के लिए की जा रही है। मुल्क में जमहूरियत तो है ही नहीं। 20 से कम नशिस्तों वाली जमात को पार्लियामेंट में जब बिठाया गया तो जमहूरियत तो वहां ही खत्म हो गई। बानी पीटीआई का मजीद कहना था कि जब आज़ादी की जंग होती है तो कुर्बानियां देना पड़ती हैं। जमहूरियत का कत्लेआम हो रहा है, मैं जान की कुर्बानी के लिए भी तैयार हूं, किसी की गुलामी कबूल नहीं करूंगा। ये मुकम्मल तौर पर कौम को गुलाम बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर की मर्जी के बगैर पार्लियामेंट से लोगों को कैसे उठाया जा सकता था। आज जो भी हमारे साथ हो रहा है कल उनके साथ भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपोजिशन और वकला तंजीमों की जानिब से की जाने वाली मुजाहमत के अलावा मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक हुकूमत मुसलसल ये दावा करती आई थी कि वो इस मुजव्वजा आईनी तरमीम की हिमायत के लिए हुकूमती पलड़े में अपना वजन डाल देंगे, लेकिन वो किसी सूरत ही नहीं मान रहे। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से अपने इनकार पर डट जाने वाले मौक़िफ़ की तस्दीक गुज़िश्ता रात भी उस वक्त हुई जब वज़ीर आज़म से उनकी होने वाली एक और मुलाकात बेनतीजा रही। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रात गए कानूनी टीम के हमरा जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आईनी तरमीम से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान को आगाह किया, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान का कहना था हमारे पास आईनी मुसव्वदा आ जाए तो ही
सोच विचार कर सकते हैं। जराये का बताना है कि मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि जजेस की मुद्दत मुलाजमत या तादाद बढ़ाने पर हुकूमत का साथ नहीं देंगे, जबकि वजीर आजम ने मौलाना फजलुर रहमान को आईनी अदालतों के क़याम और तरमीम पर साथ देने का कहा। याद रहे कि इस मुलाकात से कबल भी वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी मौलाना फजलुर रहमान से हंगामी मुलाकातें की थी और आज एक बार फिर मौलाना को मनाने के लिए वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को भी मुतहर्रिक किया गया, जिन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से एक बार फिर राब्ता किया। ताहम मौलाना ने भी एक बार फिर फर्द वाहिद के लिए कानून साजी को मुस्तरद कर दिया, जिससे मालूम होता है कि JUI चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर राजी नहीं है। तो मौलाना फजलुर रहमान इस मामले में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुके हैं, लेकिन हुकूमत को अभी भी मौलाना की जानिब से यू टर्न लिए जाने की उम्मीद है। तभी प्लान के मुताबिक आज कौमी असम्बली और सदन का इजलास तो तलब किया गया, लेकिन आईनी पैकेज को कल तक के लिए मुअख्खर कर दिया गया है। तहम सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट की यह ताज़ा वजाहत और मौलाना फजलुर रहमान के मुमकिन इनकार के बाद इस आईनी तरमीम के लिए जिस नंबर गेम को हासिल कर लेने का हुकूमत का दावा था, वो तो बज़ाहिर नाकाम हो गया है। और अब हुकूमत ऐसा क्या करेगी कि इस मुजव्वज़ा आईनी पैकेज को नई जिंदगी नसीब हो जाए। इस मुतालिक मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म ने अब से कुछ देर कबल ही अपनी पार्लिमानी पार्टी और इत्तेहादियों का इजलास भी तलब किया था, जिसमें मुमकिन नई हिकमत अमली पर तबादला ख्याल हुआ है। जबकि कल सुबह 11 बजे कौमी असम्बली के इजलास से कबल वफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया गया है, जिसमें आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी का इम्कान है। इस मुतालिक तफसीली गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मुशीर कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वजाहती ऑर्डर जारी किया गया है, उसमें तरमीम की कोशिश जो हुकूमत की वो तो खटाई में नहीं पड़ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल भी नहीं। मैं समझता हूँ कि इस वजाहती फ़ैसले में जो वजाहत सीख की गई थी, उसके ऊपर जो वजाहत आई है, उसने और ज़्यादा अबहाम जो है क्रिएट कर दिया है। और उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक अपना रोल और उनकी अपनी जॉब है और उनका एक अपना मैंडेट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनका एक अपना आइन की तशरीह करना या कानून की तशरीह करना, वो उनका काम है। लेकिन इस फ़ैसले को मैं तो एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ देख के मुझे बड़ी हैरानी हुई है कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मैं तो पहले भी इस पे बल्कि कह चुका हूँ, इज़्ज़त माब सुप्रीम कोर्ट ने किसी जो कैंडिडेट है या रिटर्न कैंडिडेट है, जीता हुआ है, उसकी या किसी शख्स की पार्टी एफिलिएशन का तयन तो वो नहीं कर सकते। आइन और कानून के ज़ुमरे में अगर इसको देखा जाए तो ये इससे ज़्यादा और अबहाम पैदा हो चुका है इस फैसले से। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह कर चुकी है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले मुख्तलिफ कम्युनिकेशंस के अंदर तस्लीम कर चुका है बैरिस्टर गौहर को पार्टी का चेयरमैन और उमर अयूब साहब को पार्टी का सेक्रेटरी जनरल, तो वही है फिर उनकी तरफ से जारी किए गए तमाम जो है सर्टिफिकेट्स फिर वही है पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन और 41 बंदे जो हैं फिर वो भी तरीके साफ के ही बनते हैं। देखिए अभी इसी मीडिया पे भी ये खबर चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत दी है और उन्होंने कहा है कि हमने कभी भी बैरिस्टर गौहर साहब को एज चेयरमैन तस्लीम नहीं किया। ये हमारे साथ गलत जो बयान मंसूब किया जा रहा है, हमने कभी इस तरह की अंडरटेकिंग नहीं दी। और उसकी वजह यह है, फैसले में जो जजेस लिख रहे हैं क्या वो गलत है? फिर देखें अब किस स्टेज पे कौन से डॉक्यूमेंट को देख के वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कम्युनिकेशंस हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ, उसमें वो उन्हें चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल ही लिखते रहे। देखिए ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही इसकी वजाहत दे सकती है और उनकी वजाहत आ भी जाएगी। लेकिन अगर क्योंकि अभी भी पीटीआई ने ऐसे बहुत सारे लेटर जमा करवाए हैं, लेकिन अभी भी अगर आप ये देखें, एड्रेस किया गया है बतौर चेयरमैन या सेक्रेटरी जनरल। सबसे खूबसूरत बात यह है कि अभी भी उनके 3 इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए और अभी भी उनका मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है मेरी इतलात के मुताबिक। तो मैं तो ये नहीं समझता कि किसी स्टेज पर उन्होंने चेयरमैन, हाँ वो अगर सेल्फ स्टाइल चेयरमैन अपने आप को, क्योंकि पार्लियामान में तो सेल्फ स्टाइल ही पेश करता हूँ, जो रेगुलेटर है अगर उसने ही तस्लीम नहीं किया और उसने ही किसी चीज़ पे फैसला नहीं दिया तो फिर ये किस तरह चेयरमैन हो गए। अगर जो अगस्त सुप्रीम कोर्ट के साथ आप कहते हैं कि उनकी जो किताबत हुई है या जो ख़तो किताबत है उसमें अगर कहीं तस्लीम किया तो वो भी मंजर यहाँ पे आना चाहिए। तो फिर हुकूमत की नज़र में आज का ये ऑर्डर कहाँ स्टैंड कर रहा है? देखिए मैं वाज़े तौर पर ये कह दूँ कि इस ऑर्डर ने और ज़्यादा अबहाम जो है वो क्रिएट कर दिया है और उसका वो पैदा किया है। वजह उसकी ये है कि जब शॉर्ट ऑर्डर आया है, शॉर्ट ऑर्डर के बाद, क्योंकि आइन और कानून में वाज़े तौर पे 3 दिन का लिखा हुआ है, 3 दिन 15 कैसे दिन हो गए, ये तो भी डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तो देखा जाएगा कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो उसको सपोर्ट करती हैं कि आप बजाय 3 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर अपनी बयान हल्फियाँ जमा कराएं। और बयान हल्फियाँ एक दफ़ा जमा हो चुकी हैं और उसके बाद फिर दूसरी एक अपॉर्चुनिटी देना। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे ये इस ऑर्डर के थ्रू
जो अभाम पैदा किया गया है, ये तो मैं समझता हूँ कि किसी आइन और कानून की कोई प्रोविजन इसको। आप जिस इबाम की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की नज़र में ये क्लैरिटी थी जो कि मांगी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन जो आप इबाम की बात कर रहे हैं, ये इबाम आपकी आईनी तरमीम के रास्ते में रुकावट तो नहीं बनेगा? कतई नहीं। और बिल्कुल एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे जो है इसमें ये 41 के 41 लोग जो हैं ये आज़ाद हैं। क्या ही बेहतर होता कि इज़्ज़त माब सुप्रीम कोर्ट जिस तरह 39 को पीटीआई के डिक्लेयर किया, उसी फैसले में शॉर्ट ऑर्डर में इन 41 को भी पीटीआई के डिक्लेयर कर देते, फिर तो ये ना गुफ्तगू होती ना ये बहस होती मेरी और आपकी। यानी इससे एक बात तो वाज़े हो गई है कि आप आईनी तरमीम के लिए इन 41 अरकान पर ही तकिया किए बैठे थे कि इनमें से ही कुछ अरकान टूटेंगे और आपके साथ आएंगे। मैं देखें ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारे जो फिलवक़्त की कैलकुलेशंस हैं उसके मुताबिक नंबर्स हमारे पूरे हैं और बिल्कुल कंफर्टेबल 2/3 अक्सरियत मौजूद है हमारे पास। कैसे पूरे? लेट्स डिबेट कर लेते हैं इस पर। जी, 221 थे मौलाना साहब को मिलाकर, और 21 के बाद आपकी कल एक सीट रहीम यार खान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आई, जिनको हल्फ ही आज हो गया है मेंबर का, तो 222 हो गए। 2 मजीद शॉर्ट हैं अभी। लेकिन 2 मज़ीद शॉर्ट हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप देखें तो जब ये आइनी तरमीम ले होगी तो आप देखेंगे वो वोट्स आएंगे इसी ऐवान से ही आएंगे। आएंगे तहरीक इंसाफ की साइड से ही, जिन्हें वो इंडिपेंडेंट मानते हैं या तहरीक इंसाफ का मानते हैं? आएंगे इसी अरकान पार्लियामान से और इसके आएंगे तो अरकान पार्लियामेंट ही देंगे, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के कैंप की तरफ से आएंगे वोट ना। अभी देखिए मैं ये नहीं कह सकता जिन्हें तहरीक इंसाफ अपनी पार्टी का मानती है, आप उन्हें इंडिपेंडेंट मानते हैं। वो अगर खुद अपने आप को इंडिपेंडेंट माने तो, सिंपल, अगर वो अपने आप को खुद इंडिपेंडेंट माने तो, अगर वो अपने आप को खुद इंडिपेंडेंट माने यहाँ तो, पे 3 कैटेगरीज हैं हकीम अली साहब। एक कैटेगरी वो है जो कि 41 है, जिन्हें आप कह रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट हैं। आज के इस वदाती फैसले के बाद तहरीक इंसाफ तो कहती है कि अब वो तहरीक इंसाफ के ही अरकान पार्लियामेंट हैं, और ये फैसला भी यही कह रहा है। तीसरी कैटेगरी एक और भी है, वो जो कि 8 अरकान हैं, जिनमें बैरिस्टर गौहर भी आते हैं, जिनमें उमर अयूब भी आते हैं, उसमें कुछ 4-5 अरकान मजीद भी हैं। उनमें से कोई लोग आपको फिर वोट दे सकते हैं, चूँकि वो तो इंडिपेंडेंट ही हैं, उनका तो कोई ये मामला ही नहीं है। यही बात मैं आपको कहना चाह रहा था कि यही बात है, जब ले होगी ये आइनी तरमीम, आप देखेंगे जो उसमें वोट देगा वो वाज़े तौर पर नज़र आएगा। अंदर नेशनल असम्बली के अंदर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी है, एंड आई एम श्योर कि अपोजिशन इसको पॉइंट आउट करेगी और अपोजिशन कहेगी कि ये हेड काउंट किया जाए, और जब हेड काउंट होगा आयज़ एक तरफ होंगे, नेज़ एक तरफ होंगे, और ये रिज़ल्ट जो है उसका आपके सामने स्क्रीन पे भी होगा और ऐवान के अंदर भी होगा, और आप देखेंगे कि किस किसने इस पे वोट किया है और किस किसने इसके खिलाफ फैसला आया है। आप तो कह रहे हैं कि इसमें काफ़ी सारी इबाम मौजूद है, काफ़ी इबाम इसके अंदर मौजूद है, लेकिन उन अरकान के लिए तो काफ़ी एक ना वो परेशान कुन सूरत हाल बन गई होगी, जो कल तक वो इंडिपेंडेंट थे, बल्कि आज दोपहर तक वो इंडिपेंडेंट थे। फैसले के बाद तहरीक इंसाफ ने ऑर्डर भी जारी कर दिया है पार्लिमानी लीडर्स ने कि हमारे जो पार्लिमानी पार्टी के मेंबर्स हैं उन्होंने वोट तहरीक इंसाफ की तरफ की हिदायत पर करना, यानी कि नहीं देना वोट तरमीम को। तो अब वो भी ज़रा इबाम में आगे होंगे कि हमने वोट करना या नहीं करना। करते तो 63A का फैसला मौजूद है, जिसमें पंजाब के अंदर बंदे डिसीट हो गए थे, उस पर भी अभी रिव्यू पेंडिंग पड़ा है। 1.5 साल हो गया है, उस पर रिव्यू का फैसला नहीं आया। क्या ही अच्छा होता कि ये उस पर रिव्यू का फैसला आ जाता तो ये तमाम तरह इबाम एग्जिस्ट ही ना करता। और वैसे भी इन एनी केस उस फैसले में भी आप देखें तो जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था उस पर एक डिसेंटिंग नोट भी आया था, और क्योंकि आइन इन द स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन की जो स्कीम है उसके अंदर वाज़े तौर पे 63A के अंदर जो तमाम तर प्रोसीडिंग्स हैं वो वाज़े तौर पे उसकी किसी किस्म की तशरीह की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उस पर फिर भी रीराइट किया गया आइन को, और जब रीराइट किया गया तो उससे और ज़्यादा अभाम पैदा हुआ। अब वो अभाम पैदा होने के बाद वो रिव्यू फाइल हुआ कि ये रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसी किस्म की नहीं हो सकती, और ये इस्तकाक नहीं है इज़्ज़त माब अदालतों के पास कि कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया जाए। लेकिन उसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस कानून का क्या करेंगे जो अभी हाल में हमने उसकी तरमीम की है, इलेक्शन एक्ट की जो अमेंडमेंट आई है 2017 की, उसमें हमने फर्दर रीइटरेट किया है, हमने उसको फर्दर सोलिडिफाई किया है और क्लैरिफाई किया है। हमने उसमें कहा है कि यहाँ पे एक दफ़ा जो शख्स अरकान पार्लियामान एक दफ़ा बयान हल्फी दे देगा तो वो बयान हल्फी तब्दील नहीं हो सकती। आप किसी को लीगल राइट नहीं दे सकता, तरमीम को जो है वो ओवरराइट तो नहीं कर सकता वो, लेकिन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को किसी स्टेज पे चैलेंज भी नहीं किया गया, या अगर चैलेंज किया गया तो वो टेकअप अभी तक नहीं हुआ। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस सारे मामले के अंदर किस्सा मुख्तसर ये है कि क्रक्स ऑफ द स्टोरी के आप कह रहे हैं कि नंबर आपके पास पूरा है और आईनी तरमीम कल आ रही है और कल मंजूर भी हो जाएगी, आप ये कह रहे हैं? देखिए मैं आपको ये ज़रूर कंफर्म कर सकता हूँ कि हमारे पास जो नंबर है वो बिल्कुल पूरा है, सेनेट में भी पूरा है
और कितने बाय द वे नेशनल असेंबली में भी पूरा है। और पूरा से अगर मुराद क्या है? कल आईनी तरमीम ले होती है मैजिक उसमें नंबर तो बिल्कुल आप 224 है, देखेंगे। कितने हैं आपके पास नंबर है क्या आपके पास? देखिए 224 होंगे तो तभी आईनी नहीं, तरमीम हो मैं कह सकती रहा हूं है। मैजिक नंबर 224 आप कह रहे हैं पूरा, तो कितने हैं? 24, 25, 26, उससे ऊपर कितने हैं? समझ या साहब पूरे मैंने 24 है? कल एक शो में कहा था कि मैं हिसाब का इतना पक्का नहीं हूँ अच्छा। और वाक़तन मेरी मैथ्स कमज़ोर है, लेकिन फिल वक़्त की जो कैलकुलेशंस हैं उसके हवाले से साहब मुझे लगता है आज के फैसले के बाद ना जरा आपका गड़बड़ गया, नहीं, गड़बड़ हो मैं गया, समझता हूँ गड़बड़ा आ गया है। मैं समझता हूँ कि हमारा उसमें कुछ ना हिसाब उसी तरह वहाँ पे प्लस के कायम बाद ना रहेगा। माइनस लग गया उसके अंदर, जरा मैं मजीद वजाहत कर दूं जरा। आपने खुद कैलकुलेशन की 222 की तो आपने की ना, और उसके बाद आपने खुद ही वो आपने मेमोरान भी प्लस करके गिनवाए। 222 से प्लस करके आप उसे ले गए थे ना, पीटीआई के इंडिपेंडेंट अरकान को लेकर आप चले गए थे कोई 224-25 पे, अब करो माइनस होकर दोबारा 222 पे आ मैं गए। ये ज़रूर कह सकता हूँ कि 222 जो आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक वो दुरुस्त है, लेकिन उसके साथ जो 224 हमें ज़रूरत है, आप देखेंगे इसी ऐवान में से 224 नंबर कंफर्टेबली गवर्नमेंट उसको पूरा भी करेगी और आईनी तरमीम यानी इस तरमीम को लेकर आना मंजूर करवाने का जो दावा है वो इस फैसले को आप जो है नेगेट कर रहे हैं, यानी आप इस फैसले को हाथ में नहीं ला रहे। नहीं, उसका इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। आईनी तरमीम तो हमारा इस्तकाक है, वो इस तरह इस फैसले को तो नेगेट नहीं कर कह सकता। रहे हैं कि 41 जो है वो पीटीआई के हैं, तो PTI अगर का बंदा तो मिसाल के सेक्शन तौर 3 पे तहत दे ही नहीं सकता देखें, वोट। बात यह है कि उनकी वोट काउंट या नहीं काउंट किया जाए या ना किया जाए, वो उस पर एक डिबेट है, वो एक फैसला है, उस पर रिव्यू है, वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। क्या वजह है? आप ये इस तमाम आईनी चीजों को तरमीम इस से पहराए मुताल्लिक में पिछले कई महीनों से बात चल रही है, लेकिन हुकूमत बिल्कुल निगेट करती रही, बिल्कुल निगेट करती रही। एक मिस्टीरियस सी खामोशी रही इस मामले के ऊपर, आप स्टेट ऑफ डिनाइल में रहे। क्या वजह है? इतनी क्यों मिस्ट्री जो है वो सराउंड करती रही सारे तरमीम के मामले को? कतन ऐसी बात नहीं है। देखें मई में जो लॉ मिनिस्टर साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने कहा कि इस हवाले से हुकूमत सोच रही है, और उस टाइम वक्तन फ़वक्तन ऑन एंड ऑफ इस पर बहस भी चलती रही, इस पर सोच विचार भी चलता रहा, लेकिन काम वही अच्छा होता है जो खामोशी से किया गया हो। तरमीम के मामले में खामोशी नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखें आप इस्लाहात लेकर आप दावा कर रहे हैं इस्लाहात का, इस्लाहात जब आप मेहनत लेकर का आते हैं, काम इस्लाहात खामोशी के लिए से आपने करें, और सबको इतना पूरी- काम मेहनत नहीं, से सर, करें नहीं। कि आपकी खामोशी इस्लाहात, और आपकी मेहनत ही आप दावा कर रहे हैं कि आप इस्लाहात लेकर आ रहे हैं, इस्लाहात के लिए इस्लाहात हम खामोशी पूरा से नहीं आती है। इस्लाहात कंसेंसस के लिए ले रहे आपको हैं। पार्लियामेंट से जब आप लेकर आ रहे देखिए, हैं, आपको आप पूरी पार्लियामेंट को एतमाद में आज लेना हमारे- पड़ता है। आज आपके हमारे अपने पूरा अरकान को नहीं पार्लियामेंट पता कि तरमीमी पैकेज के अंदर क्या है, बिल के अंदर क्या है। आज पता है समर साहब, आज हमारे तमाम तर अरकान पार्लियामान को वी स्पीक एज ऑफ राइट नाउ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान तमाम तर अरकान पार्लियामेंट जो हमारी पार्टी से हैं, इत्तेहादी पार्टियों से, उनको वो ऑन बोर्ड ले रहे हैं। कंसेंसस से आती है जी, कंसेंसस ही। अपोजिशन को एतमाद में लेते हैं, अपोजिशन को आपने बिल्कुल क्या अंधेरे में मौलाना रखा साहब हुआ के है। साथ मुलाकात नहीं हुई? क्या तहरीक उनको इंसाफ अपोजिशन नहीं है क्या? देखें, उनका तो मौकफ एक है ना, वो तो ये एक ऐसा तासुर देते हैं कि ये पर्सन स्पेसिफिक है, जो कि मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ कहते हुए कि ये आप उन्हें पर्सन एतमाद में स्पेसिफिक लेना, नहीं है। आप उनके सामने रखे जाके ड्राफ्ट बिल जब रखे, ये आएगा, बिल का ड्राफ्ट रखे उनके जब सामने कि यार ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं जब है। ये आएगा तो आप देखेंगे। कोशिश करेंगे तहरीक इंसाफ को कन्विंस करने की कि आप मेरे ये- ख्याल से जब ये ले होगी तो तहरीक इंसाफ के कई ले मेंबरान होने से खुद पहले आप कन्विंस एतमाद में होंगे। लेते हैं। आपने अपने अरकान को ले होने से पहले एतमाद में ले लिया है, तहरीक इंसाफ को ले होने के बाद आप एतमाद में लेंगे। हम दीगर अपोजिशन की जमातों को भी ले रहे हैं, लेकिन एक जमात ऑब्वियसली इस चीज़ को इतना ओवरली पोलिटिसाइज कर रही है, और आज से नहीं पिछले 3 माह से ओवरली पोलिटिसाइज कर रही है, तो जाहिर बात है उनकी नीयत तो साफ नहीं है। हुकूमत की कितनी ही नेक नीयती क्यों ना हो, हमारी नीयत पे तो वो हमेशा शक करेंगे एज ऑपोजिशन। कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट अभी भी मौजूद है। अकील मलिक साहब वो है मौलाना फजल रहमान साहब, वो आपके साथ आते हैं तब जाके आपका नंबर पूरा होगा, जो आप दावा कर रहे हैं कि उधर से पीटीआई के बंदे भी आपको वोट करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब कल रात तक तो नहीं माने थे, अभी भी उनके बारे में एज वी स्पीक मौक़िफ़ यही आ रहा है कि फ़िलहाल वो उन्होंने हतमी राय कोई नहीं दी तरमीम के हक़ में वोट करने या ना करने के हवाले से। आप क्या बता रहे हैं कि वो मान गए, मौलाना फजल रहमान राज़ी हो गए वोट देने के लिए? देखिए, उनकी बड़ी अच्छी तजवीज़ है जो उन्होंने कहा कि खाली सीनियरिटी प्रिंसिपल को ही नहीं देखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये तजवीज़ भी ज़ेर गौर है, और 2-3 ऑप्शंस जिसकी मैंने कल बात की, उन ऑप्शंस में डेफिनेटली वो एक ऑप्शन भी देखा जा रहा है। तो ऑब्वियसली एक कंसेंसस डेवलप करने के लिए हम बिल्कुल इनकी जो तजवीज़ है मौलाना साहब की, उसको अपने जहन में जहनशी रखे हुए हैं। और क्या है तरमीम के अंदर, ज़रा थोड़ा नाजरीन के लिए, हमारे लिए भी, हमारे नाजरीन के लिए भी, कि क्या है तरमीम के अंदर, आप लेके क्या आ रहे हैं? 2-3 चीफ जस्टिस की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, चीफ जस्टिस के तकर्रर के वाले से, उसमें क्या तब्दीली आप लेकर आ रहे हैं? मैं समझता हूँ कि पार्लियामान का जो एक रबर स्टैंपिंग का रोल उसको रिड्यूस कर दिया गया है एज रबर स्टैंपिंग कमेटी। तो पार्लियामानी कमेटी जो है ज़ाहिरी तौर पे उसका एक मीनिंगफुल पर्पसफुल रोल होना चाहिए, उनकी इनपुट होनी चाहिए बिल्कुल। और ये आपको याद होगा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के टाइम पे भी ये डिस्कशंस 2006 में उसमें भी थी कि एक हमें एज अ रबर स्टैंप इस्तेमाल मत करें, हमें कम अज़ कम हमारी एक मीनिंगफुल इनपुट
और हमारी जो आरा है उसको ऑन बोर्ड ज़रूर लिया जाए। इसमें इस हवाले से भी चीज़ें हैं। उसके चौधरी साहब ने उस वक्त उड़ा दी थी आपकी जजेस तकर्री के वाले से, पार्लिमानी कमेटी का ज़रा रोल कम कर दिया था, अब आप कह रहे हैं वो दोबारा से शामिल किया जा रहा है। दुनिया पूरी में आप अमेरिका में देखें, क्या उनकी कांग्रेशनल नहीं, वैसे गलत सही की बहस नहीं, मैं जस्ट एज ए न्यूज़ आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वो जो उस वक्त निकाल दी गई थी चौधरी साहब की तरफ से, इफ्तिखार चौधरी साहब की तरफ से, अब आप उसे दोबारा से शामिल कर रहे हैं। देखिए, मैं ना कंफर्म कर सकता हूँ ना डिनाई कर सकता हूँ। उसकी वजह यह है कि जब ये सामने आएगा मुसवदा तो बिल्कुल आप देख। दूसरी चीज़ जो है सर, क्या इसमें एज बढ़ाई जा रही है? अंडर कंसिडरेशन है बिल्कुल। वन ऑफ द पॉइंट्स अंडर कंसिडरेशन एज के हवाले से भी है, और वो ओवरऑल सिविल सर्वेंट के पैकेज से लिंक्ड था, और जुडिशल रिफॉर्म्स में भी या लीगल रिफॉर्म्स में भी उसकी जो है वो हमने सिविल सर्वेंट्स की रिटायरमेंट की एज पहले ही जजेस से काफ़ी कम है। दे रिटायर एट 60 और जजेस जो है वो 65 पे रिटायर होते हैं। 62 पे भी होते हैं हाई कोर्ट के 62 पे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 65 पे होते हैं। तो हाई कोर्ट वालों को आप 65 पे ले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की रिटायरमेंट की एज आप ले जाएंगे 68 पे, ऐसा ही है? जी, एक बिल्कुल मसवदे में ये तजवीज़ मौजूद है, और इसको बिल्कुल कंफर्म या डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन मौजूद ज़रूर है। और तीसरी चीज़ जो है, जो मौलाना फजल रहमान साहब भी कह रहे हैं और हुकूमत की तजवीज़ भी थी, और इन्हीं से कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ये मौलाना फजल रहमान ने गवर्नमेंट के दिल की बात ही की है, जो आप चाह भी रहे थे कि जजेस का तकर्रर जो है, पर्टिकुलरली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तकर्रर के वाले से पैनल हो 3 से 5 लोगों का, उस पैनल में से किसी का इंतखाब किया जाए, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि खाली सीनियरिटी प्रिंसिपल जो अभी आईने पाकिस्तान में, दैट्स नॉट इनफ, और खाली सीनियरिटी को नहीं देखना, आपने बाकी तमाम चीज़ें जो उसके साथ एंसिलरी हैं उसके, और आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉम्पिटेंस के ऊपर बात की जाए, उनकी जनरल रेपुटेशन के बारे में बात की जाए, उनके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात की जाए, या उसके साथ उनका जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है उसके ऊपर बात की जाए। तो ये तमाम तर ओवरऑल या एक कंप्लीट एनकम्पसिंग जो सारे ये फैक्टर्स हैं, इनको देखते हुए जो है इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस की जो तैनाती है उसमें उसको तो पैनल में कितने जजेस का नाम आएगा, 3 का या 5 का? हतमी तो इस पे नहीं है, लेकिन आई थिंक जो फिलवक़्त तजवीज़ है वो इन दोनों की तजवीज़ है। अडॉप्ट कौन सी होती है वो डेफिनेटली हम देखते हैं। 3 की भी है कि 3 जजेस का नाम हो, जो सीनियर 3 जज साहिबान हैं, और उसके साथ दूसरी तजवीज़ जो है वो 5 की भी है, लेकिन डेफिनेटली अभी इस पे हतमी फैसला। और हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र का भी है कोई मैकेनिज्म आप लेकर आ रहे हैं कि वो एक सूबे से दूसरे सूबे में ट्रांसफ़र हो सकेंगे? देखिए, 18वीं तरमीम से पहले तो ये एक बड़ी नॉर्मल सी बात थी, अनलेस कंसेंट की ज़रूरत नहीं थी, अनलेस आप 2 साल से ज़ाहिद अरसे के लिए अगर उसको उनकी ट्रांसफ़र्स को कर रहे हैं, और ये होना चाहिए, क्योंकि एक जब अच्छे लीगल माइंड्स जो जज साहिबान हैं वो एक सूबे से दूसरे सूबे जाएंगे, तो 5वीं तरमीम से के टाइम पे तो यही चीज़ें थीं, और वो अभी आप लेकर आ रहे हैं मूवमेंट हो सकती थी। बिल्कुल, ये भी दैट्स आल्सो अनदर पॉइंट। ये जो 6 जजों का खत है था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके बाद तो लगता है कि हुकूमत को बड़ी ज़रूरत भी है इस चीज़ की। क्या लाहौर हाई कोर्ट से जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना था, समर साहब, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना था, इंटेंट की बात आपके पास देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब बना था तो कई जजेस कहाँ से नहीं आए, बलूचिस्तान से आए, सिंध से आए, आपके पंजाब से आए, आपके केपी से आए, हर जगह आए। अलग बहस है, लेकिन इस टाइमिंग की हम बात कर रहे हैं कि वो खत आने के बाद एक जो माहौल बना हुआ है उसमें आपको बड़ा सूट करेगी गवर्नमेंट को कि जनाब जो ज़रा इनकलाबी बने, या जो उसूल पे ज़्यादा चलने की बात करें, उठा के बलूचिस्तान भेज दें, हम कहते हैं आइन और कानून के मुताबिक तमाम तर चीज़ों, फाइनली सर जो एक एसेंस है सारी डिबेट का जो नज़र आ रहा है बज़ाहिर, जो मेरी एक गट फीलिंग है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि ये सब कुछ जो है अगर काजी फाइज ईसा साहब को तोसी देने के लिए नहीं हो रहा तो कम अज़ कम मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए हो रहा है। जी कतई नहीं, मैं देखें इस चीज़ को आउटराइटली डिनाई करूँगा। हुकूमत की नीयत साफ़ है, हुकूमत साफ़ नीयत से ये तमाम तर जो जुडिशल इस्लाहात हैं, लीगल रिफॉर्म्स हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, इस पर काम कर रही है, और ये कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, ये किसी का रास्ता रोकने के लिए नहीं है, ये इस निज़ाम को की दुरुस्ती के लिए शायद ये फीलिंग पाई जा रही है, या आज का ऑर्डर भी एक मुमकिन इशारा हो सकता है उस तरफ। नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है, लेकिन ये वाज़े तौर पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस फैसले ने और ज़्यादा इबाहम पैदा कर दिया है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की अब मुशीर कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की, जिनका कहना है कि आईनी तरमीम कल हर सूरत में ले हो रही है और हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है। प्राइम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, इसी मामले पर मज़ीद बात होगी, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में मजीद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी होने वाले वजाती ऑर्डर की, और इस ऑर्डर की टाइमिंग चूंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है। आईनी तरमीम से सिर्फ एक दिन पहले इस ऑर्डर का आना और इसके साथ साथ इस ऑर्डर की इंप्लीकेशंस आईनी तरमीम के ऊपर मजीद क्या होंगी, हुकूमत की नंबर गेम किस तरह से इफेक्ट होगी, प्रोग्राम में मजीद बात करेंगे। हसनात मलिक साहब से सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, और बात करेंगे कंवर दिलशाद साहब से, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हसनात मलिक साहब, ये क्या हुआ कि आईनी तरमीम से एक रोज़ पहले ही ये ऑर्डर का आ जाना, क्या लग रहा है जजेस ने या मंसूर अली शाह साहब ने प्रीएम्प्ट किया सिचुएशन को? देखिए, आप कह सकते हैं कि जो आईनी तरमीम आ रही है और कल गालिब इम्कान है कि कल जो वो टेबल हो जाएगी, उससे पहले जो है ये आर्डर आने का मकसद ही ये है कि क्लैरिफिकेशन दे दी जाए कि जो लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से दोबारा जिन्होंने एक दफ़ा एफिडेविट दे दी है, और अगर इलेक्शन कमीशन उनको नोटिफाई करे ना करे, आर्डर में भी लिखा हुआ है कि वो लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली वो पीटीआई का है, और वो पीटीआई के अब पीटीआई के अगर पार्लिमानी लीडर डायरेक्शन देते हैं तो 63A में वोट उनका काउंट ही नहीं हो सकता। तो ये अब देखना है कि इस वक्त जो नंबर गेम है उसमें मौलाना फजल रहमान भी शामिल हो जाएं, तो फिर भी 2-2 वोटों का कमी है सेनेट में भी। और पहले हमारे प्राइम में ही बैरिस्टर अकील मलिक साहब ये दावा कर रहे थे कि इस ऑर्डर के आने के बावजूद उनकी आईनी तरमीम के वाले से नंबर गेम जो है वो मुतासिर नहीं होगी। हुआ क्या है ये? कैसे हो नहीं देखिए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी है और तैयारी वोट लोग हमें देंगे। वही कह रहा हूं कि वो ये कह रहे हैं लोग वोट हमें देंगे, और 41 को वो ये कह रहे हैं कि अभी तक हम उन्हें आज़ाद ही मानते हैं, जो कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी नहीं हुआ। वो ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन का रोल जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अज्यूम नहीं कर सकते। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बड़ी क्लियर है। अगर इसमें अगर आप कर देंगे ये फिर मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा, और मेजॉरिटी जजेस 8 ये हो गए, और इसके अलावा भी आप देखिएगा मेजॉरिटी जजेस ने चैलेंज हो जाएगी, आप कह रहे हैं, और चैलेंज होने के बाद फिर मेजॉरिटी जजेस जो हैं चूंकि वो फैसला ऑलरेडी और ये इन बुनियादों पे टेक्निकल बुनियादों पे भी स्ट्राइक डाउन हो सकती है। और आगे अगर इसका कंटेंट देखना होगा, वो पैकेज मजे की बात है, एक अदलिया के हवाले से तरमीम आ रही है, पैकेज आ रहा है, उसका ड्राफ्ट किसी के पास नहीं है। इवन आप गवर्नमेंट के लोग, मेन जो रेलिवेंट लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनसे किसी वजीर को नहीं पता, वजीर कानून के अलावा। अब ये बताएं कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो है वो उसके लिए आप ला रहे हैं, कम से कम कमेटी में मामला जाए, या ये इस तरह तो नहीं हो सकता ना। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जो है बज़ाहिर ये लग रहा है इन 8 जजेस के लिए चैलेंज है वो चीफ जस्टिस काजी फैसला है, तो वो बज़ाहिर हुकूमत को भी जिस चीज़ का एतमाद है वो चीफ जस्टिस काजी फैसला की वजह से है। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो तरमीम का मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली काजी फाइज ईसा साहब की रिटेंशन नहीं है, बल्कि बज़ाहिर लग ये रहा है कि मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना भी इसका मकसद है। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि जो ये इस वक्त जजेस हैं, जिस तरह बताया जा रहा है कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात हो रही है, अब उसमें जजेस की अपॉइंटमेंट भी नए जज अपॉइंट होंगे, और ये अपीलेट कोर्ट बन जाएगी। तो फिर देखना होगा कि क्या ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को वायलेट करेगी, या इस पे फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा और चैलेंज होगा। और वो जो एक ये तजवीज़ भी है ना कि पैनल में से चीफ जस्टिस का इंतखाब किया जाए, तो उस सूरत में तो फिर जी पैनल में भी ये सारी चीज़ें जो है ये पैनल वाली ये चैलेंज होंगी। लेकिन अब देखें, इस वक्त सेनेट का इलेक्शन केपी में नहीं हुआ, एक सूबा जो है वहाँ उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उसके अलावा आपने रिजर्व सीट नोटिफाई नहीं की है, और जिन हालात में आपने देखा है कि आप 13 जनवरी के बाद जितने फैसले देखें, रिकाउंटिंग का फैसला देखें, इलेक्शन को डिसफंक्शनल, इलेक्शन ट्रिब्यूनल पंजाब में डिसफंक्शनल है, इसके अलावा और भी जो जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, तो वो उससे वादे लग रहा है कि ठीक हो गया। कंवर दिलशाद साहब, आपकी राय में कुछ देर पहले बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे प्रोग्राम में ये फरमा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले से इब्हाम मजीद बड़ा है, और वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का रोल एज्यूम नहीं कर सकता कि कौन इंडिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट नहीं है। वो कह रहे हैं ये नोटिफाई करना इलेक्शन कमीशन का काम है, और जब तक नोटिफाई कोई मेंबर नहीं होता तब तक वो ये कह रहे हैं कि वो बंदे इंडिपेंडेंट ही कंसिडर होंगे। और अभी हमारी आईनी तरमीम के बारे से जो नंबर गेम है वो इस फैसले से इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं हुई। नहीं, बात दुरुस्त है, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा अहम फैसला आ गया। अभी तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला ही नहीं हुआ, अभी तो फैसला जो इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात है। जब तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला सामने नहीं आ जाता उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखते जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को बिल्कुल दोहराए में खड़ा कर दिया
और उन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन में जो ज़ेर समात है उसका भी कोई जिक्र नहीं किया। तो इलेक्शन के पाकिस्तान जो है इसके बारे में अपना एक नया अपना बयानिया जारी करेगा, प्रेस नोट भी जारी करेगा, और लेकिन नज़र ये आ रहा है कि ये अभी मामला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान और इलेक्शन के पाकिस्तान के दरमियान ये बहस चलती रहेगी कि जब तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक हम सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करने के रवादार नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें यानी इलेक्शन कमीशन के फौरी तौर पर इस फैसले पर अमल दरामद करने का पाबंद नहीं है, आप ये कह रहे हैं। और ज़ाहिर अगर नहीं करता फिर तो आईनी तरमीम का मामला जो हुकूमत कोशिश कर रही है उसमें कामयाब हो जाएगी फिर। नहीं समर अब्बास साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब ये पार्लियामेंट ने मुश्तरका इजलास में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हवाले से जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है 2017 से की है, जिसमें ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट की दफात के बारे में कोई मदाखलत नहीं कर सकता, तो वो भी तो एक बड़ा अहम फैसला आ चुका ना पार्लियामेंट का। तो वो भी इलेक्शन के पाकिस्तान है उसको भी स्टैंड ले रहा है कि ना भी तो बाकायदा एक पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एक्ट बन चुका है कि इलेक्शन के पाकिस्तान के मामलात में सुप्रीम कोर्ट मदाखलत नहीं कर सकते। तो ये भी एक बड़ा मसला सामने आएगा। अब मेरी नज़र में तो दोनों इदारे आमने सामने खड़े हो गए हैं, लेकिन इलेक्शन के पाकिस्तान के पास भी दो बड़े अहम पॉइंट हैं। एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुआ अभी तक, और दूसरा जो है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करने की मिजाज नहीं है। तो ये भी बड़ा अहम मामला आ गया है। 8 रुकनी जो अक्सरियती फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसने बड़े सरजनश भी की है, मुस्तरद भी कर दी इनकी नजर सामने की। ये दोनों इदारे आमने सामने खड़े हो गए हैं, लेकिन बहरहाल इलेक्शन तो इनके आमने सामने खड़े होने का फायदा आपको फिर किसको होता हुआ नजर आ रहा है, तहरीक इंसाफ को या हुकूमत को? बजाय आपके आर्गुमेंट से तो वजह हुकूमत इसकी बेनिफिशियरी नजर आ रही है। नहीं, इदारों पर बड़ा जहर है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो किसी के दबाव में नहीं आते। ज़ाहिर है हमारे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो किसी के दबाव में नहीं आते, तो वो भी अपना अहम फैसला करेंगे कि जनाब हमें तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करने में इलेक्शन एक्ट की तरमीम के बाद हम उसकी रवादारी नहीं है, तो ये भी अपना एक अहम फैसला देगा। तो ये बहरहाल दोनों इदारे आमने सामने खड़े हो गए, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ही करेंगे। ठीक हो गया। हसनात मलिक साहब, जिस तरह से बात की कि 8 जजेस फैसला दे चुके हैं और अगर रिव्यू में ये मामला जाता है, चैलेंज होती है तरमीम, तो फिर वो इसे स्ट्राइक डाउन कर सकती है अक्सरियत सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की। चल क्या रहा है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर? चूँकि ग्रुपिंग का तो एक पहले नज़र आती रही है कि 2 वहाँ पे जो है मुख्तलिफ आरा के जो है वो ग्रुप्स मौजूद हैं। अब वहाँ पे इक्वेशन क्या है देखिए सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर? एक तो मैं ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे बड़े सीरियस किस्म के सवालात हैं, रिमांड किया आज और फैसले के अंदर इवन पिकुलियर सर्कमस्टांसेस डिटेल जजमेंट में आएंगे। ये कंटेम्प्ट से ज़्यादा आगे चीज़ जा रही है। और ये जो कमिश्नर रावलपिंडी का बयान और फिर उसके बाद आप देखें ये सारी चीज़ें जो भी 13 जनवरी से और 13 जनवरी के फैसले की इंटरप्रिटेशन, इवन 11 जजेस सुप्रीम कोर्ट के, काजी फैसल साहब भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से आज पीटीआई महरूम हुई है रिजर्व सीट पे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन का ओवरऑल कंडक्ट और इस पर डिटेल जजमेंट में मेरा ख्याल है सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और हुकूमत जो है वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को आगे रख रही है और सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब देखते हैं कि क्या डिटेल जजमेंट में आएगा। बाकी जो आपका मामला है कि जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वाज़े तौर पे चीफ जस्टिस काजी फैसल जो हैं उनकी सोच बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन मेजॉरिटी जजेस सुप्रीम कोर्ट में ज़रा डिफरेंट उनके हमने देख लिया कि 8 जजेस की जो आज ओपिनियन है, ये मेरा ख्याल है कि रिव्यू भी अब तकरीबन इन्फेक्चस हो गया। ये जो हो रहा था ना कि रिव्यू, ये जो 8 जजेस ने आज साइन किए हैं जो उनका ओपिनियन है, यही ग्राउंड इन्होंने रिव्यू में लिए हुए थे, वो तो ख़त्म हो गए। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट से तो चीज़ें अब बड़ी क्लियर हो रही हैं। और ये मुझे लग रहा है कि उनको भी अंदाज़ा है कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे अटैक है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सीलियंट फीचर है आइन का। इसमें आइन की तरमीम बेसिकली पीपल मैंडेट की बात हो रही है, जिसकी वजह से आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से मेजॉरिटी जजेस ने अपनी सोच जो है इस ऑर्डर के जरिए बता दी है कि वो इस आईनी तरमीम को बड़ी शक की निगाह से देख रहे हैं। देखिए ओवरऑल ही जनवरी 13 से जो कुछ होता रहा है वो आप अभी डिटेल जजमेंट में आइए देखिएगा, और जो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग जो रिमार्क्स आए, और इसके अलावा कहा गया कि बड़ी अहम पिटीशन पेंडिंग है, तो ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी। बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब आपका और कमर दिलशाद साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे तहरीक इंसाफ के बंदों के वाले से। अभी भी हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि वो टूटेंगे, इस आईनी तरमीम में वोट करेंगे, क्या होगा तहरीक इंसाफ का इस पे प्लान, बात करेंगे ब्रेक के बाद। रऊफ हसन साहब से हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आज जारी की गई वजाहत का बज़ाहिर सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर सियासी जमातों की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ को होगा। वो तहरीक इंसाफ के जिसके 41 अरकान जो अब तक इंडिपेंडेंट तस्वुर किए जा रहे थे, उन में से किसी भी रुकन के टूटने और हुकूमती इत्तेहाद की तरफ जाने का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा था। अब फिलहाल तो तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी कम अज़ कम सिक्योर हो गई है। किस तरह से सिक्योर हुई और तहरीक इंसाफ को क्या वाक़तन खदशा था कि उनके बंदे निकल सकते थे, वोट कर सकते थे? वहाँ जाके बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी तलात रऊफ हसन साहब से। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएंगे सर कि एक तो आज जो फैसला है बहुत बड़ा फैसला आया, ये बेसिकली एक वजाहत थी जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मांगी थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दी। इस वजाहत का सबसे बड़ा फ़ायदा तहरीक इंसाफ को हुआ है। आपके 41 बंदों पर नकब लगने का बहुत ज़्यादा खदशा था, ख़तरा था कि वो निकल जाएंगे क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, उन पर 63A का इतलाक नहीं होता। तो अब तो आप सिक्योर फील कर रहे हैं इस फैसले के बाद, अभी भी खतरात हैं कुछ? थैंक यू समर साहब, बहुत मेहरबानी। ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग विद यू। सिक्योर तो हम पहले भी फील कर रहे थे, आई बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, क्योंकि हमें अपनी टोटल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है। हालांकि आपको पता है बहुत से लोगों को हमारे किडनैप किया गया है, उनकी फैमिलीज़ को किडनैप किया, बीवी बच्ची खाला जैसे लोगों को भी किडनैप किया गया है। वो पुरानी जो फस्ताई हरबे थे उनका इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ जो उनकी जजमेंट आई है उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के कॉन्टेक्ट के बारे में कही, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ़ायदा किसको होता है वो वक्त बताएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में पता चल जाएगा, आपको भी मुझे भी पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त जो माहौल है नेशनल असम्बली का वो इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब आपको आई तरमीम होती हुई नजर आ रही है? उन्होंने कहा है कि जी डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये एक तमाचा है इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुंह के ऊपर। उनको मतलब देखना चाहिए ज़रा कि जी उनका कॉन्टेक्ट क्या है। ये हम कहते रहे, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसकी एंडोर्समेंट की है। मुझे ये बताएं रऊफ हसन साहब के नंबर गेम बड़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर गेम के इफेक्ट होने की सारी बात हो रही है कि आईनी तरमीम अब मेजॉरिटी में लोग आपकी पार्टी के भी कह रहे हैं कि अब नहीं आ सकती, हमने अपनी पार्लिमानी पार्टी को पाबंद कर दिया है। अब पार्लिमानी पार्टी में आपके साथ 2 तरह के अरकान बनते हैं, एक तो बल्कि 3 तरह के हैं, 3 कैटेगरीज हैं। एक है वो 39 जिन्होंने सर्टिफिकेट तहरीक इंसाफ का जो है वो जमा करवाया था शुरू में अपने नॉमिनेशन पेपर्स के साथ, वो तो यही तहरीक इंसाफ के डिक्लेयर हो गए थे। 41 के बारे में वजाहत आ गई है कि ये भी तहरीक इंसाफ के ही हैं, लेकिन 8 बंदे आपके अभी तक इंडिपेंडेंट हैं, जिनमें आपके ज़ाहिर है बैरिस्टर गौहर साहब भी हैं, जिनमें उमर अयूब साहब भी हैं। उसमें कुछ नाम में मजीद आपके सामने गिनता हूँ। मुबारक ज़ेब साहब इंडिपेंडेंट हैं, असलम घुमन साहब इंडिपेंडेंट हैं, वो ना 39 में ना 41 में, ज़हूर कुरैशी साहब इंडिपेंडेंट, औरंगज़ेब खिची साहब इंडिपेंडेंट, उस्मान अली साहब इंडिपेंडेंट। ये 5 बंदे आपके इंडिपेंडेंट अभी तक हैं कौमी असम्बली के अंदर। क्या पता नकब आपकी इन 5 में से लगाई जा रही है, चूँकि 3 बंदे शॉर्ट हैं उनके, अगर मौलाना फजल रहमान उनको वोट देते हैं उसके बाद भी। देखिए जी, हमें अपने हर मेंबर के ऊपर कुलियतन ये फेथ है, ट्रस्ट है कि वो पीटीआई को नहीं छोड़ेगा। जिसने पीटीआई को छोड़ा है, 28 बंदे हैं, उनका पॉलिटिकल फ्यूचर देख लीजिए, उनके साथ हुआ क्या है। वो मतलब उनकी पॉलिटिकल जो उनकी रेलेवेंस है, कॉन्टेक्स्ट है, वो ख़त्म हो चुका हुआ है। लेकिन हमें ओवर एंड अबव दैट हमें यकीन है कि ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। उसके बावजूद भी मैं एक बात कर रहा हूँ हाइपोथेटिकली, सिर्फ नॉट दैट कि हमें कोई खौफ है कि जी ये लोग चले जाएंगे। जो गवर्नमेंट के फस्ताई हथकंडे हैं जिनका जिक्र मैंने थोड़ा बहुत किया है कि जिस तरीके से वो साहब की सर घबराहट थी ना इन दिनों में, काफ़ी ज़्यादा नजर आ रहा था कि पीटीआई भी थोड़ी सी घबराई हुई है कि बंदे उनके टूट ना जाए 41 में से। आप घबराने का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उसको कहते हैं जी कि हमने प्लान करना होता है। लाजमी बात है, एक हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी है, उस पार्टी में जो लोग बैठे हुए हैं वो प्लान करते हैं ताकि अगर कोई खुदा न ख्वास्ता कोई खौफ हो तो वो दूर हो जाए। आखिरी मतलब जो आपकी पूरी पार्लियामानी पार्टी में स्ट्रेंथ है पाकिस्तान तहरीक के साथ के एमएनएस की, पूरे एमएनएस आपके कब इकट्ठे बैठे थे? पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग्स कई दफ़ा हुई हैं हमारी, जहाँ आपकी स्ट्रेंथ आपकी पूरी हुई हो। सब लोग आते हैं, बिल्कुल 2-3 लोग हैं जो कि मुल्क से बाहर हैं, मतलब रियाज फतियाना साहब मुल्क से बाहर हैं, महबूब आलम साहब मुल्क से बाहर हैं, 3 बंदे जो मुल्क से बाहर हैं वो नहीं आए, उसके अलावा बाकी तमाम लोग मौजूद होते हैं। सही। और अब आपको यकीन है कि कोई बंदा आपका? हमें हमेशा से यकीन था और मुझे अब और यकीन हो गया है इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद। मेरा ख्याल है कि कोई भी बंदा जो है वो अपनी पॉलिटिकल। और ये बंदे आपके सर्टिफिकेट जमा करवा चुके थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर? महबूब आलम साहब हो गए, रियाज फतियाना साहब हो गए। रियाज फतियाना साहब ने नहीं कराया था, नहीं कराया था, वो इज एन एक्सेप्शन। लेकिन उन्होंने हमारे पास मैसेज उनका आ गया जी कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं चूंकि अमेरिका में बैठा हूँ। आजकल आया मैसेज या पहले तक आया? ये आज भी, कल भी मैसेज आया, ये कल आया उनका मैसेज आया कि जी मैं कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि उनके बारे में बहुत से लोग शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे थे, इसलिए उन्होंने एक। महबूब आलम साहब जो बाकी लोग जो है वो जमा करवा चुके, वो लंदन में हैं, उन्होंने जमा करा दिया, रियाज फतियाना साहब वाज द ओनली वन जिसने कि नहीं, वो क्योंकि आ नहीं सके थे, वो अमेरिका से नहीं आ सके थे। अच्छा ये बताएं मुझे कि आप आईनी तरमीम के हवाले से खदशात का इजहार करते, अभी तो ज़ाहिर है इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नज़रसानी दरखास्त भी लगनी है और तफसीली फैसला तो खैर अभी आना ही है।
तो नजरसानी के अंदर भी जो है वो चीजें आपके खिलाफ जा सकती हैं किसी भी तरह से। देखेंगे समर साहब, अभी इश्क के इम्तिहान अभी काफी सारे इसके मौजूद हैं, इम्तिहान चूंकि- और भी हैं, हाँ, अभी और भी इसके है, अभी इम्तिहान। चूंकि अक्टूबर के एंड तक मामला है, वो कहीं भी आपके साथ जो है वो देखिए हम हर चीज़ को देखते हैं, जो भी हो रहा है हमने पहले भी फेस किया है, हम अब भी फेस करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई एडवर्स जजमेंट आती है तो उसको भी हम फेस करेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे, हम लड़ेंगे नहीं, हम लड़ेंगे नहीं। जैसे कि हमने पास्ट में भी देखा, आपने 2 साल में हमारा कांटेक्ट है, हमने कहा है जी कि हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, वो हम जारी रखेंगे, दैट्स इट। सर वो जद्दोजहद जो है वो लड़ना तो अलग बात है, लेकिन आपके जो बयानात हैं वो भी लड़ने वाले ही नजर आ रहे हैं। कल भी खान साहब के जो बयानात थे, उनके ट्वीट्स वगैरह वो काफ़ी सख्त मुतनाज़िर ट्वीट्स आ रहे हैं, जिन पे बाकी पार्टियां तो तौहीन अदालत की कार्रवाई उनके खिलाफ होने की बात कर रही हैं। आर्मी चीफ को दोबारा से मुतनाज़ बनाने की कोशिश जो है वो कल जो ताज़ा ट्वीट आया है उस पर भी बड़ी बहस इस वक्त हो रही है, उनसे वो तफ्तीश वगैरह भी शुरू हो चुकी है। खान साहब जी कौन कर रहा है ट्वीट्स उनकी तरफ से? देखिए मैं उसके बारे में कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि बिकॉज मेरे पास उसका कमांड नहीं है ट्वीट्स वगैरह की। क्या इस तरह के ट्वीट्स आने चाहिए इस तरह दूसरी देखिए मैं आपको जवाब देता हूँ, फ्रैंकली जो पीटीआई के साथ पिछले 2 साल में हो गया है वो पाकिस्तान की 76 साल तारीख में किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हुआ। उसके बावजूद हम लोग एक सेंट्रिस्ट फेडरल पॉलिटिकल पार्टी हैं और हम फेडरेशन की स्ट्रेंथ में और पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेंथ में बिलीव करते हैं और उनके लिए हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। बाज़ दफ़ा एक कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, मैं पार्टी के अंदर उन लोगों में से हूं जो कि हमेशा डायलॉग को जिन्होंने प्रमोट किया आपके प्रोग्राम से मैं बैठ के, और आज भी मैं कहता हूं पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त क्या है? पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि किस वक्त पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत शुरू होती है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, मैं फील करता हूँ, क्योंकि जब बातचीत शुरू हो जाएगी तो मुल्क के मसाइल ठीक हो जाएंगे। पीपल लेवल के ऊपर खान से आगे कोई लीडर नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको कि हम कमज़ोर नहीं करना चाहते, ना हम कमज़ोर देखना चाहते हैं। कंसिक्वेंटली इट्स इंपॉर्टेंट कि ये दो जो पिलर्स हैं इस वक्त रियासत के, वो आपस में बैठ के बातचीत करें और ट्राई टू टाइड ओवर, अगर उनके कोई डिफरेंसेस हैं तो उनको टाइड ओवर करें। उसके लिए ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ को भी जरा 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। आप तो पीछे हट ही नहीं रहे। जब नबी मौका खान साहब ने बड़े सख्त किस्म के बयान दिए। जब मौका आएगा तो लाजमी बात है, आप सही कह रहे हैं, डायलॉग में गिव एंड टेक करना पड़ता है। तो मौका तो आए ना, शुरू हो, एक प्रॉपर डायलॉग शुरू हो, तो उसमें फिर गिव एंड टेक हो जाता है। आपका कंडक्ट भी कभी कभार ऐसा माहौल पैदा कर देता है कि डायलॉग की तरफ आप चले जाएं? मेरा ख्याल है कि माहौल पैदा हो रहा है। आपने 22 अगस्त के जलसे में देख लिया कि जी एक इनिशिएटिव हुआ, वो मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में अर्ज कर चुका हूँ, और बाकी भी है कि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग यू नो दैट सूनर रादर देन लेटर एक ब्रेक थ्रू जो है वो हो जाएगा, बातचीत शुरू हो जाएगी। ब्रेक थ्रू जब होता है तो आपको कुछ चीज़ों पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। किसी भी किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार होगी। गिव एंड टेक होता है, गिव एंड टेक की बात कर रहा हूँ मैं। गिव एंड टेक के लिए आपसे गिव एंड टेक करें, जो भी आप उसे नाम दें व्हाटएवर, लेकिन जाहिर है हर डायलॉग में गिव एंड टेक होता है। आप तैयार जब भी डायलॉग होती है, खान साहब बसाओ का कह चुके हुए हैं कि हम बात करना चाहते हैं। खान साहब तो परसों जेल से उनका बयान है कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा। उसके बावजूद उन्होंने बसा औकात उनकी ये स्टेटमेंट्स पढ़े कि कितनी दफा उन्होंने कहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बातचीत आगे बढ़ेगी तो सब बातचीत हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, लेकिन सर मसला ये है कि खान साहब ने परसों जेल से बयान दिया कि बस अब किसी के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, मैं सारे मुज़ाकरात खत्म कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, किसी के साथ बातचीत नहीं होगी। वो किसी से मुराद क्या है? वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट नहीं है उसमें। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि बस खान साहब की वो स्टेटमेंट्स के लिए जो उन्होंने बारहा कहा है कि जी हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, वो स्टेटमेंट्स के लिए ना, एज वी स्पीक तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। हम वी आर ओपन टू दैट माहौल जो मैंने पहले बात भी की, तहरीक इंसाफ को भी बनाना पड़ेगा। खान साहब को भी ना जरा बयानात जो वो सख्त दे रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, जो मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ वो बहुत ही सख्त बयान दे रहे हैं, वो जरा उससे तरीके साफ को जरा पीछे हटना पड़ेगा। खान साहब को भी ना थोड़ा सा जरा कंट्रोल करना पड़ेगा चीज़ों को। डायलॉग की जब इन्वायरमेंट होगी, गिव एंड टेक, मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि वो होता है, गिव एंड टेक डायलॉग में होता है। उसके बगैर ये नहीं होता कि एक पार्टी फर्म रहे कि जी हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और दूसरी पार्टी से एक्सपेक्ट करें। दोनों पार्टीज जो हैं उनको गिव एंड टेक करना पड़ता है। तो वो मेरा ख्याल है कि हर पॉलिटिकल पार्टी तैयार होती है उसके लिए, और उसमें आप किसी भी तरह के जो है वो गिव एंड टेक के लिए तैयार हैं। ये डिपेंड करता है ना कि किसी भी तरह का तो हमें नहीं कह सकते। आपसे कहा जाए कि चले मौजूदा सिस्टम के अंदर आप भी चलें, कोऑपरेट करें, देखना पड़ेगा। मौजूदा सिस्टम तो इलीगल सिस्टम है ना जी, क्या कर रहे हैं आप उसमें आउटकम तहरीक इंसाफ के लिए अगर मुज़ाकरात होते हैं? हम प्रिंसिपल आउटकम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो ये है जी कि अवाम के मैंडेट को रिस्टोर किया जाएगा, या ये कहना छोड़ दें कि पाकिस्तान में जमहूरियत है। आप फिर कह दें कि जो है यहाँ उसको एक्सेप्ट कर लें। अगर जमहूरियत है तो फिर जमहूरियत में जो अवाम का मैंडेट है उसको रिस्टोर करें, दैट्स इट। यानी आप कह रहे हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाए, सिंपली आप रिस्टोर करें उसको। हम ये नहीं कहते पीटीआई की गवर्नमेंट आती है कि नहीं आती है, रिस्टोर करें। जो उनका मैंडेट है उसको रिस्टोर करते हैं, जो आता है आने दें।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आईनी तरमीम का मामला है, इस पे कोई गिव एंड टेक हो सकता है गवर्नमेंट के साथ किसी किस्म का भी? वो आईनी तरमीम करना क्या चाहते हैं? क्या उन्होंने हमें कंसल्ट किया? क्या उन्होंने वो प्रोसीजर्स फॉलो किए नेशनल असेंबली में जो कि होते हैं? वहां प्रेजेंट होता है बिल, पहले कैबिनेट में जाता है, नहीं गया। कल काबीना में इजलास बुला लिया गया सुन लेना, कैबिनेट में नहीं गया, उसके बाद इन्होंने प्रेजेंट किया, उसके बाद कमेटी में जाता है, नहीं गया कमेटी में, डायरेक्टली जाके वोट करवाना चाह रहे हैं, तो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको कल दिखाते हैं वो आईनी तरमीम का पूरा जो एक उनका प्लान है, जो भी पैकेज है वो आपके सामने रखा जाता है आपकी पार्टी के सामने, और आपको लगता है कि इसमें वाकई रिफॉर्म्स मौजूद हैं तो कर सकते हैं फिर सपोर्ट इसे? ये टाइम से हो सकता है, ये टाइम इस किस्म की रिफॉर्म के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इस वक्त तो मुल्क के मसाइल जो है इससे बहुत ज्यादा गंभीर हैं। पहले उनको करें, दूसरी बात है वो तो किसी भी टाइम करनी चाहिए रिफॉर्म, तो बल्कि कल के बजाय आज ही करनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें ना, पहले कैबिनेट से अप्रूवल लें, उसके बाद ये बिल प्रेजेंट करें, उसको कमेटीज में जाने दें, उनको वहां डिस्कशन होने दें, उसके बाद वापस आएगा नेशनल असेंबली में, उस वक्त तक हम भी देखेंगे। टाइम से मुराद आपकी क्या है? मौजूदा चीफ जस्टिस के जाने के बाद आप किसी भी किस्म की तरमीम के लिए तैयार होंगे, उससे पहले नहीं होंगे? देखिए, डिपेंड करता है क्या तरमीम करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, उसका रैशनल क्या है, उसकी बाद ये सारी जो है डिस्कशन होनी चाहिए ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली, ओपन डिस्कशन हो, उससे पहले कमेटीज में जाए, कमेटीज के बाद वहां आए, डिस्कस करें, उसके बाद कोशिश करें कि कंसेंसस हो जाए। तहरीक इंसाफ के अलावा मौलाना फजल रहमान भी एक बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर है पॉलिटिकल, आपको क्या लग रहा है कि वो देंगे वोट इस तरमीम के ऊपर या नहीं देंगे? मुझे पूरी उम्मीद है कि जी मौलाना साहब ने जो प्रिंसिपल स्टैंड इस वक्त तक लिया हुआ है अपेरेंटली उसी के ऊपर कायम रहेंगे। हमारी उनसे मुलाकातें हुई हैं, हो रही हैं, हम उनसे एंगेज किया हुआ है हमने, और मेरा ख्याल है कि वो कौम की जो उमंगें हैं, कौम की जो उम्मीदें हैं, उसी के साथ वो खड़े रहेंगे। उन्होंने बहुत फर्म स्टैंड लिया हुआ है अपेरेंटली। आपका अंदाजा है या मुलाकातों से मुलाकातों से ये पता चला है? इन्फॉर्मेशन है कि नहीं देंगे, मुलाकातों से पता चला है। लेटली मैं नहीं मिला, हमारे बाकी लोग मिल रहे हैं। फिलहाल आप कह रहे हैं कि मुलाकात से पता लगा कि वो गवर्नमेंट की तरफ नहीं जा रहे, फिलहाल अभी तक नहीं गए। देखिए, हमें एक बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, हमारी क्लियर परसेप्शन है हमारी कि जी वो उन्होंने एक प्रिंसिपल पोजीशन ली हुई है और वो उस पोजीशन के ऊपर कायम है, बिल्कुल ठहरे हुए। तो पोजीशन ये है कि आईनी तरमीम को वोट नहीं देना। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या उनकी बातें आपस में हुई हैं, मैं कंजेक्चर नहीं करूंगा। ठीक है, मैं इसको सिर्फ इस हद तक कहूंगा कि जी जो हमें अंडरस्टैंडिंग है वो ये है जी कि वो असूली फैसला करेंगे इसके ऊपर। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब की, जिनका कहना है कि मौलाना फजल रहमान के हवाले से ये कॉन्फिडेंट हैं कि वो इस आईनी तरमीम पर एक प्रिंसिपल पोजीशन जो तहरीक इंसाफ के नज़दीक है वो इख्तियार किए हुए हैं। आज की शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अब तक बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह के बाद।